हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के सामान्य गुण। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भैया क्षारों के सामान्य गुण पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो किसी भी चीज को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, अच्छे से उपयोग करने के लिए उसके गुणों को समझना जरूरी है। जैसे हमें आग के गुण पता है तो उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उससे रोशनी कर सकते हैं, हम उससे ताप सकते हैं। ठंडियां चल रही तो हम उससे ताप सकते हैं। तो उस तरीके से क्षारों के भी सामान्य गुण हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो ये था कि क्षारों का विलयन जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को, कौन से लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? छ ल न। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग धातुओं से क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया करवाते हैं? जब हम क्षार की धातुओं से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो जब क्षारों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसका नाम लिख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि सक्रिय धातु जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है। जिंक का सूत्र क्या होता है बेटा? Zn होता है। और एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al होता है। क्या होता है बेटा? Al होता है। तो जब क्षार सक्रिय धातु जैसे जिंक, एल्युमिनियम आदि से क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से करवाई जाती है तो बनता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका बेटा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब ये हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलती है? जैसे मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जब हम इसमें जिंक डालते हैं तो क्या होता है? यहां से गैस निकलती है। यहां से क्या निकलती है? गैस निकलती है। और ये गैस हाइड्रोजन है। इसका पता कैसे चलता है? तो अगर यहाँ पर आप लाइटर या माचिस जलाकर के ऐसे रखोगे तो यहाँ चट चट की आवाज आएगी। जो हाइड्रोजन होती है वो चट चट की आवाज के साथ जलती है। उसी तरीके जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम से करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर हमारे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? इसका नाम क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन बनता है। इसी तरीके से फिर हम लोग देख रहे हैं अम्लों से क्रिया। तो इस अम्ल की क्रिया को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इसी क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो से इसको देख सकते हैं वहां से। यहाँ लिखने से फिर समय वेस्ट होगा। क्षारों की फिर हम लोग क्या? क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे। देखो, ऑक्साइड जो हमारे पास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड वो होता है जिनके साथ ऑक्सीजन और धातु मिलकर के जब एक यौगिक बनाते हैं तो उसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है या क्यूप्रिक ऑक्साइड है। उसी तरीके से आधात्विक ऑक्साइड होते हैं जब आधात और ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बनाते हैं उसे बोलते हैं आधात्विक ऑक्साइड। जैसे क्षार आधात्विक ऑक्साइड। आधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम याद रखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। यहीं पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास CaCO3 होता है ना बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का तो सूत्र होता ही होता है, साथ में संगमरमर का जो पत्थर है उसका सूत्र भी CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। हाँ, वही पत्थर जो मुमताज की कब्र पे लगा है। हाँ, वही पत्थर जो ताजमहल में लगाया गया है। ताजमहल किस पत्थर का बना है? संगमरमर पत्थर का बना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि संगमरमर के पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कि संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। समझ में आई बात?
फिर आगे बात करते हैं वैद्युत चालकता की। वैद्युत चालकता का मतलब होता है कि कोई भी यौगिक, कोई भी विलयन है, उसमें विद्युत का चालन होगा कि नहीं होगा, वो विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा। तो अम्लों की तरह जो क्षार होते हैं वो भी बेटा जब जल में घोले जाते हैं तो वो आयन में टूट जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं जब उनको जल में घोला जाता है तो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। लेकिन जब क्षार को हम लोग जल में घोलते हैं तो वो OH- आयन देते हैं। यानी जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये NaOH है, जब इसको हम लोग पानी में घोलेंगे तो ये Na+ और OH- में टूटेगा। ये जो टूटा है इसी को बोलते हैं आयन। इसी को क्या बोलते हैं? आयन फॉर्म में हो गया। अब आयनिक रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? आयनिक रूप में हो गया। जब आयनिक रूप में हो गया तो फिर इसमें विद्युत का चालन हो जाएगा, इसलिए ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि अम्लों की तरह क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किस तरीके से? आयनों में टूट जाते हैं। तो आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारों का जलीय विलयन वैद्युत चालकता का गुण दिखाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण जो क्षार है वह वैद्युत चालक होते हैं। तो आप कहेंगे कि क्षार अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए ये वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अगली बात, ये जो क्षार होता है ना बेटा, क्षारों की जब क्रिया हम लोग तेल से और वसा से करवाते हैं तो फिर हमें मिलता है ग्लिसरॉल और साबुन। क्या बनता है? ग्लिसरॉल और साबुन। और हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है जिसका नाम है साबुनीकरण। क्या नाम है? साबुनीकरण। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करा ले। यहाँ पर आपकी हाई स्कूल की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। अभी तो वीडियो की शुरुआत है और सारी वीडियो अभी आनी बाकी है। जितना आप साथ में जुड़ते जाएंगे, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और मैं अभी तो विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अभी इंग्लिश बाकी है बेटा, अभी SST बाकी है, अभी मैथ बाकी है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मुझे कवर करने। तो आपके सहयोग से ही हम और आप आपकी तरक्की में साथ देंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साबुनीकरण कहते हैं क्षार जब ग्लिसरॉल, क्षार जब वसा के साथ अब क्या करते हैं या तेल के साथ अब क्या करते हैं तो फिर क्या बनता है? ग्लिसरॉल और साबुन। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्षारों की संक्षारक प्रकृति, हमने देखा था कि धातुएं संक्षारित होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? संक्षारित होती हैं। तो उनको संक्षारित करने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो धातुओं को अम्ल संक्षारित कर देते हैं, हवा संक्षारित कर देती है। संक्षारित का बेसिक मतलब ये होता है कि उसमें जंग लग जाती है। उसी तरीके से जो क्षार होते हैं वो भी संक्षारक का काम करते हैं, यानी वो भी किसी चीज को नष्ट करने का काम करते हैं। ये जैसे कुछ क्षार है, जैसे NaOH है, KOH है, कास्टिक पोटास है, ये सब क्या होते हैं? अगर हमारी त्वचा पर गिर जाए तो हमारी त्वचा में जलन होने लगेगी बेटा, और बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो त्वचा गल भी जाएगी। जैसे तेजाब नहीं होता है, अगर तेजाब किसी के जिस्म पर गिर जाए तो फिर क्या होता है? उसका जिस्म जल जाता है। तो उसी तरीके से अगर क्षार भी किसी के जिस्म पर गिर जाए तो वो भी क्या होगा? वो भी जला देगा। तो जलन उत्पन्न होती है। अतः क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गला देते हैं। तो हमें अम्ल से भी नुकसान है, हमें क्षार से भी नुकसान है। इसीलिए हमको एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताई जाती है, एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया जाता है, यह है कि अम्लों से गिरा। इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण से बेटा मालूम क्या फायदा है? अगर मान लो किसी के ऊपर तेजाब गिर गया तो क्या करे वो? फिर अपने ऊपर वो, अगर अम्ल गिर गया है तो क्या करे? एसिड गिरा है तो अपने ऊपर बेस डाल ले, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना देंगे? पानी। इसलिए जितने भी मंजन होते हैं, जितने भी मंजन होते हैं वो सब के सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं? जो हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जो लार बनती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो अम्ल को खत्म करने का कौन काम करेगा? अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगा क्षार। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो बहुत सारा पानी बनता है और फिर हमारे दांत जो है सुरक्षित रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी जो बातें मैंने आपसे की हैं ये आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।